यहां पे अगर बात करें साइज ऑफ न्यूक्लियस से, इट इज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द प्रोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। मतलब वॉल्यूम जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बेटा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जो बाइंड करके रखी हुई है, क्योंकि प्रोटॉन्स तो रिपेल करने वाले हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बाइंड करके रखा हुआ है बेटा, उस फोर्स को कौन सी फोर्स कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, एज मास नंबर इंक्रीजेस आफ्टर 5Fe26 द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या कर रही है बेटा? डिक्रीज कर दी जाएगी। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। आज बच्चों मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए न्यूक्लियाई के शॉर्ट नोट्स। और यहाँ पे बेटा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स बनाए हुए हैं ये मैंने अपडेटेड सिलेबस पे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट बेटा हमारे नीट से भी हट चुका है और हमारे अपडेटेड एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो यहाँ से बेटा हम लोग शुरू करते हैं। आप पढ़ने क्या वाले हैं बेटा? न्यूक्लियाई से स्टार्टिंग करेंगे, फिर मास डिफेक्ट समझाऊंगा, फिर बाइंडिंग एनर्जी समझाऊंगा, फिर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में समझाने वाला हूँ। शुरुआत करी जाए तो बेटा न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? तो न्यूक्लियस एक हमारा ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हमें एक पॉजिटिव चार्ज मिलने वाला है, और सेम वही पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे है वहाँ पे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिलने वाले हैं, वो दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये वाला पार्ट बेटा जो आप देखने वाले हो इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्रेजेंट रहते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पे बेटा प्रोटॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगाता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगाता है, और प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन पे फोर्स लगाता है। इस तरीके से ये कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं बेटा? न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारा न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम वेयर टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड। पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास बेटा उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट है। अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? न्यूक्लियर डेंसिटी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कांस्टेंट आती है। तो बेटा ये सब एटम्स के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है। साइज के लिए बात की जाए तो बेटा साइज किस पर डिपेंड करता है? उसके मास नंबर पे। जितना बड़ा उसका मास नंबर होगा ना, तो बेटा उसका न्यूक्लियस जो रहेगा वो उतना ही बड़ा साइज में होगा। अगर चार्ज की बात की जाए तो बेटा ये प्लस ZE के बराबर होता है, और Z उसका क्या होता है बेटा? Z उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस। उसको क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर कहते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एटम के अंदर बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है। मास नंबर क्या होता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बेटा दोनों को कॉम्बिनेशन को, मतलब न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं बेटा? अपन मास नंबर कहते हैं। अगर मुझे सिर्फ न्यूट्रॉन पता करना है कि कितना है, तो बेटा टोटल नंबर से अगर आप एटॉमिक नंबर को घटा दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू A - Z के बराबर होता है। ठीक है सर। इसके बाद आ जाता है बेटा न्यूक्लियर साइज के बराबर। तो जैसा कि आपने एटम में पढ़ा था कि हमारा जो साइज ऑफ एटम होता है बेटा वो 10⁻⁻10 के बराबर होता है, जिसे अपन एंगस्ट्रॉम कहते हैं। यहां पे अगर बात करें साइज ऑफ न्यूक्लियस से, इट इज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द प्रोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। मतलब वॉल्यूम जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, जहां पे R इज इक्वल्स टू R0 A⁻⁻3। जहां पे A क्या है बेटा? मास नंबर। R0 क्या है बेटा? कांस्टेंट। ये जो वैल्यू आती है ना बेटा आपकी रेडियस की, ये फर्मी के टर्म्स में आती है, 10⁻⁻15 के टर्म्स में। न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें बेटा तो ये रेशियो होता है किसका बेटा? मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां पे देख सकते हो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स वॉल्यूम। और यहाँ पे बेटा ये वैल्यू है कांस्टेंट निकल के आती है 10⁻17 kg/m³, और ये सबके लिए सेम रहती है। समझ में आ रहा है? और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है। अगर यहां पे बेटा बात की जाए एटॉमिक मास यूनिट की, तो इट इज अ यूनिट टू मेजर मास ऑफ एन एटम एंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स ऑफ एटम। बेटा 1 AMU बहुत ज्यादा पॉपुलर यूनिट है। 1 AMU होता क्या है बेटा? 1 AMU इज डिफाइंड एज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, जिसे C12 एटम कहते हैं।
और 1 AMU की वैल्यू बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होती है। आइसोटोप के बारे में कहा जाए कि आइसोटोप क्या होते हैं बेटा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बेटा प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम, और न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं, डिफरेंट। बेटा यहाँ पे कार्बन के मैंने आइसोटोप्स लिखे हैं, जहाँ पे 12C6, 13C6, 14C6 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा प्रोटॉन्स जो हैं वो सारे सेम है, और न्यूट्रॉन्स जो दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं बेटा, अलग अलग दिए गए हैं। अगर यहीं पे आइसोटोन की बात की जाए, यहाँ पे बेटा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन्स। यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, न्यूट्रॉन्स सेम हो जाएंगे और प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग, दैट इज 13C6, 14C7। अब यहीं पे बेटा आइसोबार की बात की जाए तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे बेटा मास नंबर क्या रहता है, सेम, और एटॉमिक नंबर क्या रहता है बेटा, इसका डिफरेंट रहता है। ठीक है सर। यहां पे बात करते हैं बेटा न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बेटा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जो बाइंड करके रखी हुई है, क्योंकि प्रोटॉन्स तो रिपेल करने वाले हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बाइंड करके रखा हुआ है बेटा, उस फोर्स को कौन सी फोर्स कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स बेटा हमारे पास कैसी फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कैसी फोर्स है बेटा, न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होती है वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। अब बेटा ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज रहती है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, और बेटा ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। जैसे आप बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की, जैसे आप बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ये सारी की सारी फोर्सेस आपको कैसी नजर आती हैं, ये सब सेंट्रल फोर्स नजर आती हैं, पर ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। इसका बेटा पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0.8 पे आपको जो नजर आएगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल नजर आएगी। ठीक है सर। अब यहां पे बेटा फिर आ जाता है मास डिफेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड देयर मास एज अ होल न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। ठीक है सर। किस किस की बात कर रहा है बेटा, मास डिफेक्ट। यहां पे देखो बेटा, अगर मैं इंडिविजुअल सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालूं और उसको होल मास से जब अगर माइनस कर दूं, तो बेटा जो मेरा मास निकल के आता है उसको मैं क्या कहता हूं, मास डिफेक्ट। मतलब ये मास चला जाता है, कहां चला जाता है बेटा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो एनर्जी कहां लग रही होती है, वो इस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में वो एनर्जी लग रही होती है। तो यहां पे देख सकते हैं ये बेटा डेल्टा एम जो है मास डिफेक्ट, दैट इज जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ए माइनस जेड, दैट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनटू माइनस क्या करेंगे बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो बचा हुआ मास जो आता है बेटा वो मास डिफेक्ट कहलाता है। और वो मास किस में लग रहा है बेटा, एनर्जी टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। क्लियर है बच्चों। अब उसी एनर्जी को अपन क्या कह रहे हैं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। तो अपन बाइंडिंग एनर्जी भी समझ सकते हैं बेटा, इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ न्यूक्लियॉन्स टू अ इनफाइनाइट डिस्टेंस। बेटा ये जो एनर्जी आपने देखी डेल्टा एम, ये जो वैल्यू निकल के आती है ना, ये सेम एनर्जी आप अगर न्यूक्लियस को दे दोगे तो उतनी एनर्जी बेटा वो कंज्यूम कर लेगा और सारे न्यूक्लियस को क्या कर देगा, अलग अलग। क्योंकि अभी इतनी ही एनर्जी लगी है उसको कंबाइन करने के लिए, अगर उतनी ही एनर्जी आप अगर उसे दे दोगे तो वो सारे के सारे जो न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग डिस्टेंस पे दूर दूर चले जाएंगे। उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां पे बेटा आइंस्टाइन जी ने समझाया था किस किस के बीच में रिलेशनशिप, बेटा मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप समझाया था। जहां पे उन्होंने समझाया बेटा बाइंडिंग एनर्जी, जिसे अपन मास डिफेक्ट जो हमारे डेल्टा एम की वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो निकल के आती है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू जितना भी एएमयू एनर्जी होगा उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। 1 एमयू, 10 एमयू, 20, जितनी भी अमाउंट ऑफ मास हमारा गायब होगा उतने को बेटा 931 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही बेटा डिसाइड करती है कि हमारा जो एटम है वो कितना ज्यादा स्टेबल है या कितना ज्यादा अनस्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नॉट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल डिसाइड इट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मैंने
मान लो किसी घर में 100 रुपए की इनकम है, पर उसको यूटिलाइज करने वाले कितने लोग हैं बेटा? 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। और वहीं पे किसी की इनकम मान लो 200 है, पर इसको यूटिलाइज करने वाले मान लो 5 लोग हैं। तो यहां पे इंडिविजुअल के पास कितने आया? था तो पहले से ज्यादा, पहले से जस्ट दुगना था, पर यहां पे 1 2 3 4 5 लोग हैं। अगर बेटा 5 लोग हैं तो हर किसी के पास 40 आया ना, और यहां पे हर किसी के पास 50 आ रहा है। तो यहां पे डिफरेंस एनर्जी से नहीं है, पर उस एनर्जी को यूटिलाइज या फिर वो एनर्जी कितने पार्ट में शेयर हो रही है ना, हमारा डिफरेंस उससे बनता है। तो यहां पे हम समझाना चाहेंगे आपको बेटा इसका बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ। जैसे आप यहां पे देख सकते हो बेटा, ये जो Fe है बेटा, यहां पे हमारे पास जो एनर्जी होती है दैट इज 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। ये बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है हमारे पास। और आयरन के बाद जैसे ही हम यहां पे जाते हैं, जैसे यहां पे यूरेनियम मिलता है बेटा, यहां पे वैल्यू 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाती है। 7.6 के बराबर आती है यहां पे वैल्यू। और यहां पे अगर रहते हैं तब भी बेटा एनर्जी कम होती है। मतलब हर किसी को अपने जीवन में क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब हर कोई बेटा ये वाला जो बीच वाला मीडियम रहता है यहां पे आना चाहता है। तो यहां पे बेटा 7.6, जैसे ही हम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहां पे जाएंगे बेटा, तब भी हमारा अनस्टेबिलिटी मिलता है। और जब हम यहां से यहां की तरफ जाते हैं बेटा, तब भी हमें क्या मिलती है? अनस्टेबिलिटी मिलती है। मतलब दोनों जगह क्या रहता है बेटा? अनस्टेबिलिटी रहती है। अब है तो अनस्टेबल, चाहिए क्या है उनको? स्टेबिलिटी। तो यहां पे और यहां पे बेटा जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन टू गेट स्टेबिलिटी। यहां पे बेटा आप देख सकते हैं, यहां पे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं जैसे He, यहां पे Li, तो ये एलिमेंट्स कैसे बेटा? बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स क्या करते हैं बेटा? छोटे छोटे एलिमेंट्स कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म अ स्टेबल एलिमेंट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ लाइटर न्यूक्लियाइड 2H1 एंड 3H1 इज वेरी स्मॉल। स्मॉल होने के कारण वो क्या कर रहे हैं बेटा? कंबाइन हो रहे हैं और वो एक स्टेबल एलिमेंट बना रहे हैं। और सेम इसकी बात की जाए कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe इज मैक्सिमम एंड इज मोस्ट स्टेबल। मतलब यहां पे हमें जो रेफरेंस के लिए लेते हैं वो क्या लेते हैं बेटा? Fe लेते हैं, और ये सबसे ज्यादा क्या है हमारे लिए? सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहीं पे अगर बेटा शार्प पीक की बात की जाए, जैसे आप यहां पे देखिए, एक पीक ये दिख रहा होगा He का, एक ये दिख रहा होगा बेटा आपको कार्बन का, ये आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन का। तो ये जो पीक पे रहते हैं ना बेटा, ये अपने नेबरिंग एलिमेंट या नेबरिंग आइसोटोप से ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो जो पीक पे रहेगा वो ज्यादा क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा कंपेयर टू देयर नेबरिंग एलिमेंट। तो शार्प पीक शोज मोर स्टेबिलिटी अदर देन द न्यूक्लियर टू देयर नेबर्स। उसके आस पड़ोस से ज्यादा वो क्या होंगे बेटा? स्टेबल होंगे। तो ये वाले एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं बेटा? कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियाई। और ये दोनों क्या करेंगे बेटा? एक बड़ा जो हमारा न्यूक्लियस क्या कर रहा है बेटा? हमारे छोटे छोटे पार्ट में डाइवर्ट हो रहा है, जिससे कि इनका जो एलिमेंट निकले ये अपने आप में क्या हो बेटा? स्टेबल हो। तो यहां पे बेटा दो चीज कंबाइन होकर के एक सिंगल फॉर्म कर रही है, और यहां पे सिंगल चीज बट करके या स्प्लिट होकर के दो चीजों में बट रही है। क्यों? स्टेबिलिटी गेन करनी है। यहां पर हम ये भी देख सकते हैं, एस मास नंबर इंक्रीजेस आफ्टर 5Fe26 द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या कर रही है बेटा? डिक्रीज करती जाएगी। और इसी पे बेटा ये पैकिंग फ्रैक्शन डिफेक्ट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। दैट इज मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर, ये वाला भी याद रखना। अब स्टेबिलिटी के लिए यहां पे बेटा दो चीजें हो रही होती हैं जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन कह सकते हैं। एक हो रही होती है द प्रोसेस ऑफ फिजन, और एक हो रही होती है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। प्रोसेस ऑफ फिजन में क्या हो रहा है? ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। जैसे आप यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस हो रहा होगा, और वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा होगा। दोनों की प्रोसेसेस जो होंगी बेटा वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जल्दी से ये बताओ। हाँ सर, फिजन सही लिखा है ना मैंने? स्प्लिट्स इनटू टू। हाँ, और यहां पे क्या होगा बेटा? कंबाइन।
तो यहां पे बेटा अगर न्यूक्लियर फिजन की पहले बात करें, न्यूक्लियर फिजन में व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ कंपैरेटिवली सेम मास नंबर विथ एमिशन ऑफ एनर्जी। यहां पे बेटा एक हमारे पास एलिमेंट रहता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये हमारे पास क्या है बेटा, यूरेनियम है। यूरेनियम की एनर्जी कैसी दी गई है बेटा, यूरेनियम की एनर्जी ज्यादा दी गई है। हाँ सर। अब इसको क्या चाहिए बेटा, स्टेबिलिटी चाहिए। ये Fe की तरफ आने वाला है या आना चाहता है, ठीक है। ये बेटा कहां जाना चाहता है, ये इधर की तरफ जाना चाहता है, Fe की तरफ इसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो एलिमेंट है ना, इसमें हम एक स्लो न्यूट्रॉन की इसके ऊपर बेटा बॉम्बार्डमेंट कराएंगे, मतलब इसकी तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे। स्लो इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये आकर के बेटा इसी के अंदर फिक्स्ड हो जाए। ऐसा ना हो कि हमने फेंका और ये इसको आर पार कर गया। हम इसलिए स्लो चाहते हैं कि हम अगर फेंकें तो ये इधर ही पे आके रुक जाए, और जैसे ही ये इधर पे आकर के रुक जाएगा तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगी। क्या कि ये जो यूरेनियम है बेटा, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। दैट इज क्रिप्टॉन एंड बेरियम। आप यहां पे देख सकते हो इस रिएक्शन को कि ये यूरेनियम है। हाँ सर। यूरेनियम को बेटा न्यूट्रॉन के साथ बॉम्बार्डमेंट कराया, न्यूट्रॉन को इसके ऊपर फेंका, तो यहां पे बेटा U236 और U92 हो गया। अब U236 अपने आप में क्या है बेटा, एक अनस्टेबल एलिमेंट है। ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये अपने आप में से एक बेरियम रिलीज करेगा और एक क्रिप्टॉन रिलीज करेगा, और ये बेरियम और क्रिप्टॉन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और यहां पे बेटा 3 न्यूट्रॉन्स और निकलने वाले हैं, और ये 3 न्यूट्रॉन्स का खेल है। मतलब जैसे ही बेटा इसकी रिएक्शन हुई, ये 1 2 3 बगल में बेटा और सारे यूरेनियम है ना, ये तो अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर ली उसने। हाँ ठीक है सर। अब ये यहां से बेटा क्या होने वाला है, ये बचे हुए यूरेनियम पे, क्योंकि सराउंडिंग में भी यूरेनियम है ना, तो यहां से निकलने वाले ये जो 3 फिर से बेटा न्यूट्रॉन निकलने वाले हैं, वो फिर इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएंगे। फिर ये बेटा एम्बेडेड होने के बाद 2 पार्ट में, फिर ये 2 पार्ट में, और फिर ये 2 पार्ट में, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यही चेन रिएक्शन फिर क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। जैसे ये स्प्लिट होगा तो फिर अलग निकलेंगे, और यही प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये रिएक्शन जो लिखी हुई है बेटा, ये रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप याद रखिएगा। और खासी कास्ट में बेटा इसकी 3 रिएक्शन बन सकती है, और ये तीनों रिएक्शन मैं आप लोगों के लिए यहां लिख करके लेके आया हूं कि ये तीनों रिएक्शन जरूर आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये 3 रिएक्शन है बेटा, ये 3 रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस रिएक्शन को रट लेंगे, ठीक है। अब यहां पे बेटा अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो इसका यूटिलाइजेशन हम कहां कर सकते हैं, तो बेटा इसका यूटिलाइजेशन हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये जो आप देख रहे हो बेटा, यहां पे क्या होती है, फ्यूल रॉड्स रहती है। ये जो देख रहे हो ये क्या है बेटा, फ्यूल रॉड्स है, मतलब यूरेनियम की रॉड्स है। और यहां पे बेटा इसको एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है, और वो चैम्बर किसका होता है बेटा, लेड का होता है, क्योंकि लेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसी के साथ बेटा ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये क्या होती है बेटा, ये हमारी कंट्रोल रॉड्स होती है, जिनका काम होता है इनकी रिएक्शन को कंट्रोल करना। यहां पे बेटा आपका कूलेंट होता है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, यहां पे क्या रहता है, कूलेंट रहता है। और इसकी रिएक्शन के कारण आपने देखा यहां पे ये जो एनर्जी बच रही है बेटा, ये जो एनर्जी बच रही है, ये क्या करेगी, यहां पे बेटा इस एनर्जी से ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और जब भी हमें इसको कंट्रोल करना है तो हम इन फ्यूल रॉड्स को ऊपर या इन फ्यूल रॉड्स को नीचे कर सकते हैं टू कंट्रोल दी रिएक्शन, ठीक है सर। अब यहां पे बेटा, यहां पे अगर आप ये वाला पार्ट देखो तो यहां पे बेटा ये जो पंप है ये क्या करता है बेटा, ये वाटर सप्लाई करता है। ये वाटर सप्लाई ऊपर से भी जा रहा होता है और यहां से होता हुआ भी यहां पे जा रहा होता है, ठीक है सर। तो ये वाटर बेटा यहां से होता हुआ जैसे ही यहां पे आएगा, इसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज कर जाएगा। फिर ये इधर पे आएगा और यहां पे बेटा ये वाला पार्ट क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और ये यहीं पे घूमा रहता है। कूलेंट जैसे ये लोग बोल रहे हैं, ये क्या है बेटा, कूलेंट।
कूलेंट यहाँ पे हम जो ये इस्तेमाल करते हैं बेटा वो हार्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, ये कूलेंट यहाँ पे घूमता रहेगा। अब ये वाला जो चैम्बर आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा क्या होता है, हीट एक्सचेंज होती है। जैसे ही ये इसके अंदर जाता है, जैसे गीजर के अंदर पाइप होता है ना, उसी तरीके से यहां से जब वाटर जाएगा बेटा, तो ये इस पार्ट पे क्या होता है बेटा, हीट एक्सचेंज होती है, और ये इधर जाकर के ये जो वाटर है, ये वाटर इधर पे किस में बदल जाता है बेटा, स्टीम में बदल जाता है। इतना हाई टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे आपकी क्या रहती है बेटा, यहाँ पे आपकी टरबाइन रहती है, और ये टरबाइन क्या करने लगती है, घूमती रहती है, और यहाँ पे बेटा आकर के ये फिर से एक्सपेंड कर जाएगा, और ये इंडिविजुअल साइकिल यहाँ कूलेंट की और वहां पे बेटा हमारे पास वाटर की इंडिविजुअल चलती रहती है। ठीक है, अगला आ जाता है बेटा न्यूक्लियर फिजन। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, छोटे एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं टू ब्रिंग आउट दी स्टेबल एलिमेंट। जैसे व्हेन टू लाइटर, जैसे सन में जो प्रोसेस चल रही है बेटा, वो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई, और यहाँ पे बेटा जो रिएक्शन चलती है दैट इज 2H1 ड्यूट्रॉन प्लस 2H1 ड्यूट्रॉन मिल करके क्या बना लेता है बेटा, हीलियम। इनमें से क्या निकलता है, एक न्यूट्रॉन और प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसके लिए बेटा ये कंडीशन है कि इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। पहले वाले के लिए कंडीशन नहीं है, पहले वाले के लिए तो हमें स्लो ही चाहिए। हाई भेजेंगे तो वो पेनिट्रेट कर जाएगा, आर पार कर जाएगा। हमें क्या चाहिए है, इसमें हाई चाहिए है। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक था बेटा हमारा न्यूक्लियाई का माइंड मैप। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया सी चल रही होगी बेटा। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने और भी अच्छे से, संडे को एक लेक्चर आएगा मेरा, उसमें आपको पता चल जाएगा मॉडर्न फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है या किस बेसिस पे कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे। टाटा बाय बाय, सिया।